तो लाइफ एट मून नॉट पॉसिबल, व्हाई? क्योंकि मून पे जो एस्केप वेलोसिटी है वो कितनी है, अगर हम कैलकुलेट करें वीई की वैल्यू कितनी होगी, तो वीई की वैल्यू रखेंगे 2, जितना जी होता है अर्थ पे उसका 1/6 होता है, और आर की वैल्यू मून के लिए आर की वैल्यू रख देंगे, ठीक है। यस सर। मून का जो रेडियस है, तो उन सबको अगर हम कैलकुलेट करें तो कैलकुलेट करने पे जो वैल्यू आती है वो आती है 2.3 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब ये यस जो सर। 2.3 किलोमीटर पर सेकेंड है, जो आपकी सबसे हल्की जो गैस होती है अर्थ के ऊपर, जो एटमॉस्फेयर के लिए सबसे हल्की गैस होती है, हाइड्रोजन। यस सर। ठीक है, हाइड्रोजन जो कि आपका H2O भी इसी से मिलके बनता है ना। यस सर। भाई पानी किससे मिलके बनेगा, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। यस सर। तो यहाँ पे क्या होता है कि हाइड्रोजन की जो स्पीड होती है, जो हाइड्रोजन के एटम, जो मॉलिक्यूल्स उसके जो ट्रेवल करते हैं, वो इससे ज्यादा होती है, 2.3 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा होती है उसकी स्पीड पर सेकंड। 2.3 किलोमीटर पर सेकंड से ज्यादा स्पीड से ये ट्रेवल करते हैं। यस सर। ठीक है, सबसे हल्की गैस, सबसे स्लोएस्ट पार्टिकल है ये एटमॉस्फेयर का, ठीक है। तो यस सर। जब यही पार्टिकल उस वहां पे रह नहीं सकता है, तो फिर वहां पे लाइफ कैसे पॉसिबल हो सकती है, एटमॉस्फेयर पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं वो सूट पहन के जाते हैं, स्पेशल सूट जिसके अंदर जी मेंटेन होता है, यस सर। ठीक है। तो जो उनका खाना पीना होता है, अभी आप जैसे मान लो आप वहां पे मून के ऊपर पानी पीना चाह रहे हो, ठीक है, यस सर। यहाँ आप खड़े हो, है ना, और यहाँ से आपने पानी की बोतल ली, पानी की बोतल खोल दी, तो खोल के जैसे ही आप पानी निकालोगे उसमें, तो पानी जो है पूरा इवेपोराइजेशन हो जाएगा उसका, ठीक है। और इवेपोराइजेशन होके पूरा पानी उड़ जाएगा। क्यों उड़ जाएगा? क्योंकि ये जो हाइड्रोजन जो सबसे स्लोएस्ट है, उसी का स्पीड यहाँ की एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा है, ठीक है। यस सर। तो इसीलिए वहां पे जो है लाइफ पॉसिबल नहीं है, आप कुछ भी ओपनली नहीं रख सकते हो। अगर मान लो आपने स्पेस सूट में कहीं से लीकेज हो जाता है, यस सर। ठीक है, जैसे हेलमेट उतार दिया आपने, तो क्या होगा, ब्रस्ट हो जाएगा, और ब्रस्ट होके पूरा ब्लड जो है हमारा बाहर हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, सारी वीन्स फट जाएगी। क्यों फटेंगी? क्योंकि जो वीन्स का प्रेशर है, और बाहर तो प्रेशर है नहीं, प्रेशर क्यों रहता है, प्रेशर है बिकॉज ऑफ एटमोस्फियर, यस है सर। ना। तो हमारी जो वीन्स होती हैं, वीन्स के अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है, बाहर से एक प्रेशर इसके ऊपर लग रहा है, और ये अंदर से ब्लड पे एक प्रेशर अप्लाई कर रहा है। ये यस। दोनों प्रेशर जब बैलेंस रहते हैं तो ये वीन्स नॉर्मल काम करती है। जब किसी का यस सर। ब्लड प्रेशर कम या ज्यादा हो जाता है तो इफेक्ट पड़ता है उस पर, है ना, नोजिया टाइप फील होता है। क्यों फील होता है? इसी की वजह से फील होता है, क्योंकि उसकी वीन्स या तो फूल हाइपर जाती हैं या कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, हाइपरटेंशन सर। ठीक है। तो या तो बीपी कम हो जाता है या ज्यादा हो जाता है, तो उससे क्या होता है, ये जो प्रेशर और ये जो आउटर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और हमारी वीन्स के अंदर जो ब्लड है उसका फ्लो का प्रेशर, अगर दोनों मिसमैच हो जाते हैं तो हमें नोसिया टाइप फील होता है, ठीक है। यस सर। बिकॉज ये वीन्स हमारी या तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी या एक्सपेंड हो जाएंगी, क्लियर। यस सर। तो मून पे क्या होगा, जहां पे एटमॉस्फेयर नहीं है, तो ये वीन्स हमारी फट जाएगी और ब्लड बाहर आ जाएगा, क्योंकि अंदर प्रेशर है और बाहर प्रेशर बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। यस सर। तो इसीलिए कहा जाता है जब आप एरोप्लेन में भी जाते हो, तो कुछ हाइट के बाद ना आपको बोल दिया जाता है, कुछ हाइट के बाद आप महसूस करते हो कि आपके कानों में थोड़ा सा ना बंद होने लगते हैं कान। यस सर। तो वो देखो, वैसे तो उसमें प्रेशर मेंटेन करके रखते हैं एयरक्राफ्ट के अंदर, बट कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लीकेज होता ही है, ठीक है। सो उस यस। थोड़े बहुत लीकेज की वजह से जी का वैल्यू चेंज होता है, क्योंकि जैसे जैसे आप हाइट पे जाओगे तो जी का वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा। यस सर। तो उस जी के वैल्यू के डिक्रीज होने की वजह से आपको नोसिया टाइप फील होता है, आपके कान जो है आपको बंद महसूस होते हैं, ठीक है। यस सर। क्योंकि अंदर का प्रेशर ज्यादा हो जाता है, बाहर का प्रेशर कम हो जाता है, तो वीन्स थोड़ा सा ना फूल जाती है, एक्सपेंड हो जाती है।
तो अभी पढ़ेंगे हम अर्थ सैटेलाइट के बारे में, या इसको कहते हैं हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी कहते हैं, ठीक है। अर्थ सैटेलाइट आपके एक तो हो गया तुम्हारा आर्टिफिशियल, है ना। तो आर्टिफिशियल जो हम Yes, sir. लॉन्चिंग व्हीकल के थ्रू भेजते हैं सैटेलाइट्स, तो बेसिकली क्या होता है, देखो अर्थ के चारों तरफ ऑर्बिट में जो है ये सैटेलाइट मूव करते रहते हैं। Yes, Okay? sir. तो एक तो कुछ हमारे नेचुरल सैटेलाइट होते हैं, जैसे मून हो गया, है ना। मून जो है क्या करता है, अर्थ के चारों तरफ Revolve घूमता करता रहता है ना। सो Yes, ये sir. हो गया इसका नेचुरल सैटेलाइट। और भी बहुत सारे सैटेलाइट है, बट एक ही अभी तक पता है। ओके, Yes, sir. बहुत सारे हमारे उल्का पिंड है जो घूमते रहते हैं। तो एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हम भेजते हैं इधर लॉन्चिंग व्हीकल के थ्रू। ओके, तो Yes, sir. इस पे भी देखो, अब जैसे वहां पे हमने अभी जो पढ़ा है, अभी हमने क्या पढ़ा है कि भाई यहाँ पे बीच में सन है और सन के चारों तरफ जो है अर्थ मूव कर रहा है ना। तो Yes. जितने भी हमारे लॉज लगे हैं, ग्रेविटेशनल लॉ लगा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगा है, सेम कंसेप्ट यहाँ पे फॉलो होंगे। अभी सेंटर क्या हो जाएगा, आपका अर्थ हो जाएगा। Yes, sir. तो इसकी जो आर ई हो जाएगी, इसकी आपकी रेडियस ऑफ अर्थ, और मान लेते हैं कि एच हाइट पे, इसकी सरफेस से एच हाइट पे ये मूव कर रहा है सैटेलाइट, ठीक है। तो अब वही सेम चीज है, इसमें सेंट्रीपेटल फोर्स एक लगेगा यहाँ पे इस सैटेलाइट के ऊपर, है ना। सेंट्रीपेटल फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, दोनों एक दूसरे को बैलेंस रखेंगे। ओके, Yes, sir. तो सेंट्रीपेटल फोर्स कितना होगा, एफ सी कितना होगा। मान लेते हैं कि सैटेलाइट की जो वेलोसिटी है, मान लेते हैं v वेलोसिटी से सैटेलाइट मूव कर रहा है, क्लियर। Yes, sir. और इसका मास हम मान लेते हैं सैटेलाइट का कि m मास है इसका। तो इसका जो सेंट्रीपेटल फोर्स होगा वो कितना होगा, mv² अपॉन R. सेंटर से हाइट। Yes, sir. सेंटर R से हाइट plus कितनी H. है, आर ई प्लस H. एच, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका सेंट्रीपेटल फोर्स। दूसरा एक ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा वो निकाल लेंगे हम न्यूटन्स लॉ से, ठीक है। Yes. वो क्या होता है, जी एम, और अर्थ का मास Yes. एम ई अपॉन डिस्टेंस RE plus H को आर ई प्लस एच का होल whole स्क्वायर, square. ठीक है। दोनों एक Yes. दूसरे के बराबर होंगे, Yes, sir. क्योंकि एक दूसरे को बैलेंस करके रखेंगे। तो यहाँ से क्या है, हम वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो वहां भी हमने ऐसे ही किया था, तो mv² अपॉन आर ई प्लस एच इज इक्वल टू हो जाएगा आपका जी एम एम ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। थोड़ा सा नॉइज Yes. बंद करो, तुम्हारा नॉइज बंद करो, ठीक है। इस m से m कैंसिल हो जाएगा, तो v की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे जो आपका v² किसके बराबर आ गया, देखो वही वाला फॉर्मूला आ गया जो आपने पहले पढ़ा था हमने, है ना, आर ई प्लस Yes, sir. एच, यही पढ़ा था ना v की वैल्यू। Yes, sir. ओके, अब यहाँ पे देखो, अगर v डायरेक्टली देखो, g की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती है, m e की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती है, r e की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, तो वैल्यू किसकी चेंज हो सकती है, ओनली h की वैल्यू चेंज हो सकती है ना। Yes, तो sir. अब ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आप क्या देख रहे हो कि v अगर इंक्रीज होता है तो h डिक्रीज होता है, Yes, sir. और अगर v डिक्रीज होता है तो h इंक्रीज होता है। समझ आई बात। वाइस वर्सा भी ट्रू है इसके लिए, Yes, कि sir. अगर h डिक्रीज होता है तो v इंक्रीज होता है, h इंक्रीज होता है तो v डिक्रीज होता है। इसका कहने का मतलब क्या है कि अर्थ से जितना सरफेस से ऊपर सैटेलाइट होगा उसकी स्पीड उतनी ही कम होगी, और जितना उसके पास होगा उतनी ही स्पीड उसकी ज्यादा होगी। Yes, sir. ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सेंट्रीपेटल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे को बैलेंस रखते हैं। तो जितना अर्थ के पास होगा उतना ये ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा लगेगा उसके ऊपर। तो ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा तो ज्यादा सेंट्रीपेटल फोर्स भी होना पड़ेगा। तो सेंट्रीपेटल फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ v पे डिपेंड कर रहा है ना। तो Yes, sir. इसलिए v की वैल्यू यहाँ पे बढ़ जाती है अगर वो क्लोज होता है तो। क्लियर है बात। Yes, sir. ओके,
तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है? अगर h की वैल्यू 0 हो जाती है तो क्या होगा? सर तो v स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा? DME upon GME RE. अपॉन RE इफ Yes sir. h इज इक्वल टू 0। ये चीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, Yes sir. है ना? अब बात आती है इसके टाइम पीरियड की। तो टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं भाई? टाइम पीरियड निकालना भी आपको पता है। Yes देखो, sir. टाइम पीरियड का मतलब क्या है कि इसको एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है। तो एक चक्कर लगाने में कितना ट्रेवल करेगा ये पाथ? सिंपल फंडा है कि वेलोसिटी या स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। Yes sir. ठीक है, तो टाइम इज व्हाट, लेट अस से डिस्टेंस कितना हो जाएगा इसका? डिस्टेंस हो जाएगा 2 पाई आर ई प्लस एच, है ना? रेडियस हो Yes जाएगी sir. इसकी, 2 pi. तो Yes sir. ऑर्बिट है इसका, तो उसकी रेडियस हो जाएगी आर ई प्लस एच अपॉन टाइम कितना है? टाइम इसका टाइम पीरियड लेट अस से टी है। तो यहां से हम टी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो टी की वैल्यू आ गई 2 पाई आर ई प्लस एच Upon V sir. और v इधर आ जाएगा। Yes ठीक है, sir. तो Yes. v की वैल्यू रख दो यहाँ पे। v की वैल्यू क्या है भाई? v की वैल्यू है जी एम ई अपॉन आर ई प्लस H. एच का अंडर रूट। क्लियर है? सो यहाँ Yes से sir. जो t की वैल्यू आ गई वो आ जाएगी 2 पाई और आर ई प्लस एच हो जाएगा आपका 3/2। Yes sir. एक पावर ये है और एक आधी पावर ये हो जाएगी अपॉन जी एम ई का हो जाएगा अंडर रूट। क्लियर है? तो इस तरह से आप Yes sir. किसी जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है हमारे, जो अर्थ सैटेलाइट है, अर्थ सैटेलाइट का टाइम पीरियड जो है निकालने का तरीका ये है। क्लियर है कंसेप्ट? Yes sir. अब यहाँ पे आप ये भी निकाल सकते हो कि अगर अर्थ के कोई पास, बहुत पास, मान लो एच की वैल्यू बहुत छोटी सी है, तो इन कंपेरिजन टू आर ई, तो अगर कोई अर्थ के बहुत पास सैटेलाइट अगर घूम रहा है तो उसका टी निकाल सकते हो आप यहाँ से। Yes टी sir. कितना होगा? 2 पाई आर ई की पावर 3/2 अपॉन जी एम, है ना? Yes sir. तो यहाँ से टी की वैल्यू यहाँ पे फाइंड हो सकती है अगर कोई बहुत ही क्लोज अगर इसके सैटेलाइट कोई मूव कर रहा है। Yes क्लियर sir. है? तो अगर कोई अर्थ के बहुत पास घूम रहा है तो हम एच को जो है 0 कंसीडर कर सकते हैं। एच को वी कैन टेक एस 0। सो ये आ जाएगा 2 पाई, ये लिखेंगे हम आर ई की पावर 3/2 अपॉन जी एम। ठीक है, वैल्यूज सब पुट कर देंगे यहाँ पे। तो Yes sir. वैल्यूज सब पुट करने के बाद में ये आ जाएगा आपका 85 मिनट्स। यानी कि अगर अर्थ के बहुत क्लोज कोई सैटेलाइट है तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा? 85 minutes. मिनट्स। तो वो लगभग 85 मिनट में अर्थ का पूरा एक चक्कर लगा लेगा। Yes sir. ठीक है, तो इस तरह से हमें ये चीजें देखनी है। अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। सो एग्जांपल 8.5, द प्लेनेट मार्स हैज 2 मून्स। तो यहाँ पे बना लेते हैं हम मार्स। ये हो गया हमारा मार्स। ठीक है, तो मार्स के 2 मून Yes है। sir. इसका सर्कुलर ऑर्बिट में 2 मून घूम रहे हैं। ठीक है, ये मान लेते हैं Yes मून sir. 1। ओके, सो ये कह रहा है फोबोस हैज रेडियस ऑफ 9.4 इंटू 10 टू द पावर 3। ठीक है, Yes sir. तो पहला वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं। कह रहा है कि फोबोस का जो रेडियस है, फोबोस हैज ए पीरियड 7 आवर्स 39 मिनट्स। तो फोबोस का जो टाइम पीरियड दे रखा है इसने वो दिया है 7 आवर्स 39 मिनट्स। 7 आवर्स 39 मिनट्स, 7 आवर्स 39 मिनट्स। ठीक है, ये दिया उसने फोबोस Yes का sir. टाइम पीरियड। तो इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है? 7 आवर्स 39 मिनट्स को पहले मिनट्स में कन्वर्ट कर लो। तो Yes ये sir. हो गया 420 प्लस 39 459, 459 इंटू 60। तो ये हो गया आपका सेकेंड्स। तो सबसे पहले हमने इसको सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लिया। रेडियस इसकी दी है इसने, रेडियस दे रखी है 9.4 इंटू 10 टू द पावर 3
किलोमीटर। क्लियर है? तो ये पूछ रहा है Yes, कि कैलकुलेट द मास ऑफ मार्स, हमें मार्स का मास फाइंड करना है। ठीक है, तो लेट अस से कि मास का जो मास है वो mm है, मार्स का जो मास है वो mm है। ठीक yes है, sir. तो हमने क्या पढ़ा है फॉर्मूला टाइम पीरियड का अभी अभी जस्ट, Sir, 2 pi r टी is स्क्वायर plus. इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन जी एम एम इंटू आर क्यूब। ठीक है, यही पढ़ा है। Yes sir. तो अब यहाँ पे हम एम एम की वैल्यू निकाल लेंगे। एम एम हो जाएगा तुम्हारा 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी टी स्क्वायर और आर क्यूब। क्लियर है? यहाँ पे सब वैल्यू पुट कर देंगे, पाई की वैल्यू, जी की वैल्यू, टी की वैल्यू, आर की वैल्यू। तो कैलकुलेशन में हम ज्यादा फंसेंगे नहीं, सिंपल इसका आंसर मैं लिख देता हूँ 6.48 इंटू 10⁻23 kg। बहुत सिंपल है। क्लियर है? Yes sir. इस तरह से आपने मार्स का जो मास है वो फाइंड कर लिया। अब ये कह रहा है दूसरे में, एज्यूम दैट अर्थ एंड मार्स मूव इन सर्कुलर ऑर्बिट। तो एक अर्थ और मार्स दोनों सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहे हैं अराउंड द सन। ठीक है, यहाँ पे सन है और अर्थ और मार्स दोनों सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहे हैं। यहाँ पे अर्थ है और यहाँ पे मार्स, यहाँ पे मार्स है। क्लियर है? Yes sir. Okay. Around the sun with the Martian orbit being 1.5 times the orbital radius of the Earth. अर्थ के ऑर्बिटल रेडियस से मार्स का ऑर्बिटल रेडियस कितना ज्यादा है? 1.52 टाइम्स। Yes sir. क्लियर है? तो हम जो अर्थ का जो ऑर्बिटल रेडियस है विद द मार्शियन, assume that Earth and Mars move in circular orbits around the Sun, with the Martian orbit being 1.52 times the orbital radius of the Earth. जो इसका जो ये है क्या बोलते हैं ऑर्बिटल रेडियस, यानी कि मार्स का जो ऑर्बिटल रेडियस है RMS, लेट अस से मार्स का ऑर्बिटल रेडियस कह रहे हैं हम इसको। ठीक है, वो अर्थ के ऑर्बिटल रेडियस से 1.52 टाइम्स है, 1.52 टाइम्स ऑफ RES। ठीक है, Yes sir. तो ये हम सपोज कर रहे हैं, ये सॉरी इसने दिया है, ये इसका गिवन है। ठीक है, अब वो पूछ Yes. क्या रहा है? द ऑर्बिटल रेडियस ऑफ द, व्हाट इज द लेंथ ऑफ मार्शियन ईयर इन अ डे। तो लेंथ ऑफ मार्शियन ईयर का मतलब क्या है? ईयर का मतलब क्या है कि कितने दिनों में वो टाइम पीरियड पूरा करना है। Yes sir. टाइम पीरियड को ही तो ईयर कहते हैं। Yes sir. तो हमें फाइंड करना है टाइम पीरियड। तो कैपलर्स थर्ड लॉ क्या कहता है कि टी स्क्वायर इज इक्वल टू के आर क्यूब। कैपलर्स लॉ यही कहता है। Yes sir. ठीक है, सो यहाँ पे हम सेम कंसेप्ट फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा टी मार्स का टाइम पीरियड स्क्वायर अपॉन टी अर्थ का टाइम पीरियड स्क्वायर इज इक्वल Yes टू sir. क्या हो जाएगा? और मार्स का MS। yes ठीक है, आर ऑफ मार्स cube sir. क्यूब अपॉन, इसको हम नीचे लिख देते हैं एक दूसरे के, Yes आर sir. ऑफ ES क्यूब। यहाँ Yes तक कोई डाउट? no sir. क्लियर है? वैल्यू रख दो बस इसमें। तो RMS कितना है भाई? 1.52 RES अपॉन, यहाँ पे RES है और इसकी हो जाएगी क्यूब। ये हमें पता है अर्थ पे टाइम पीरियड कितना होता है, यहाँ इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, है ना? Yes sir. Yes तो sir. TM का स्क्वायर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका TE का स्क्वायर इंटू 1.52 का क्यूब। क्लियर है? अब TE को आप ईयर्स में रख दो, डेज में रख दो, तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं 365 डेज। तो Yes आपका sir. आंसर भी डेज में आएगा। ठीक है, तो 1.52 का क्यूब कर दो इसको, क्योंकि ये तो रेशो हो गया, इसको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। तो आंसर आपका डेज में आएगा, जितना भी आएगा आप लिख सकते हो, बट ये TM स्क्वायर आएगा, है ना? Yes sir. तो मैं कैलकुलेशन करके लिख देता हूँ 684 डेज।
तो यहाँ पे टी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 684 डेज। तो इससे क्या पता चल रहा है हमें कि रेडियस जितना बढ़ेगा, ऑर्बिटल रेडियस जितना ज्यादा होगा, टाइम पीरियड भी उतना ही ज्यादा होगा। Yes. ठीक है, Yes. तो टाइम पीरियड भी ऑर्बिटल रेडियस के साथ साथ बढ़ता है। तो इस तरह से हो गया एग्जांपल 8.5। सिंपल है बहुत। Yes, sir. तो एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट, मान लेते हैं कि सन यहाँ पे है और कोई भी सैटेलाइट मूव कर रहा है, ठीक है, मान लो अर्थ ही मूव कर रही है, तो अभी एक v स्पीड होती है इसकी, v स्पीड से मूव कर रहा है, तो यहाँ पे इसके पास ना दो तरह की एनर्जी रहती है। ठीक Yes, है, sir. मान लेते हैं कि ये अभी जैसे बात कर रहे थे हम अर्थ की बात कर रहे हैं, ठीक है, अर्थ और उसके रेस्पेक्ट में कुछ जो हमारे अर्थ सैटेलाइट है उसके बारे में मान लो हम बात कर रहे हैं। तो ये अर्थ है और ये सपोज दैट कोई सैटेलाइट है जो इसकी सरफेस से h हाइट पे इसके ऑर्बिटल में घूम रहा है। तो अब जो इसके सेंटर से इसकी हाइट है, अर्थ के सेंटर से हाइट कितनी हो जाएगी, RE प्लस h हो जाएगी। ठीक है, Yes, sir. ओके। तो अब इसके पास क्या एनर्जी होगी भाई, एक होगी इसके पास काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 1/2 mv²। v हमने ऑलरेडी अभी अभी देख लिया है। m किसका मास है, m है इसका मास। ठीक है, तो हाफ m ऑफ v की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट करी है। v की वैल्यू क्या है, g me अपॉन RE प्लस h। Yes, ठीक है, sir. ये हमने अभी अभी पढ़ा है v² की वैल्यू, Yes. है ना। v² इज इक्वल टू GME अपॉन RE प्लस h। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी सिंपल। तो ये आ गई है आपकी काइनेटिक एनर्जी। ओके, अभी Yes. फाइंड करते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ GMEM अपॉन RE प्लस h। सो दिस इज अवर काइनेटिक एनर्जी। नाउ निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। h हाइट पे अगर कोई मूव कर रहा है सैटेलाइट, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी भाई, माइनस कितनी होगी बताओ, माइनस G Yes, sir. MEM अपॉन RE प्लस h। ठीक है, Yes. ये होगी इसकी पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी क्या होगी, सो टोटल एनर्जी होगी तुम्हारी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, सो काइनेटिक एनर्जी हो गई आपकी हाफ G MEM अपॉन RE प्लस h, और पोटेंशियल एनर्जी हो गई माइनस G MEM अपॉन RE प्लस h। ठीक है, ये हाफ है Yes. और ये फुल है, तो जब इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा हाफ G MEM अपॉन RE प्लस h। H का square. तो ये आ गई, स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर नहीं है इसमें। तो ये आ गई आपकी टोटल एनर्जी। क्लियर, किसी भी Yes. सैटेलाइट की जो मूव कर रहा है किसी अर्थ से h हाइट के ऊपर, तो उसके पास जो टोटल एनर्जी होगी वो होगी माइनस हाफ GMEM अपॉन RE प्लस M H. Yes, इसी sir. पे बेस्ड है आपका एग्जांपल नंबर 8.8। बहुत सिंपल है, पेज नंबर खोलो 196, बड़ा सिंपल है, उसको बड़ी इजीली आप कर सकते हो। ठीक है, Yes, sir. सो ये मैं छोड़ता हूँ आपके लिए होमवर्क। अब उसके बाद एक हमारे पास एक छोटा सा पॉइंट है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। सो कैन यू टेल मी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कैसे होते हैं। Sir, geostationary satellite. देखो अभी मैंने आपको क्या बताया कि अर्थ भी मूव करता है ना, और सैटेलाइट भी मूव करता है। तो अभी जैसे हमने निकाला कि पृथ्वी से अगर थोड़ा सा कम डिस्टेंस पे कोई सैटेलाइट है, तो उसका कितने टाइम में घूम जाता है वो एक चक्कर, मात्र 85 मिनट में। ठीक है, इस सैटेलाइट का जो टाइम पीरियड है वो कितना है, 85 मिनट्स। Yes, sir. ओके, तो अब देखो अर्थ की जो, अब मान लो ये सैटेलाइट यहाँ पे है, Yes. तो अर्थ कितना घूमता है 85 मिनट में, बहुत छोटा सा पोर्शन घूमता है, क्योंकि Yes, अर्थ sir. जो घूमता है वो घूमता है पूरा 24 आवर्स में, Yes, sir. है ना। तो अगर Yes. एक सैटेलाइट हम ऐसा लगा दें, मान लेते हैं ये यहाँ पे वो है नेपाल। ओके, Yes, sir.
और ये सैटेलाइट हमने यहाँ पे लगा दिया। अब ये सैटेलाइट भी क्या है कि अगर अर्थ के ही पेस से घूमता रहे तो ये सैटेलाइट हमेशा नेपाल के ऊपर ही रहेगा, है ना। यस सर। भाई अगर इस सैटेलाइट का टाइम पीरियड भी 24 आवर्स है और अर्थ Yes, sir. भी टाइम पीरियड 24 आवर ले रही है ना, अर्थ का भी Yes, जो sir. घूमने का टाइम है वो 24 आवर्स है, तो ये सेम पॉइंट को फोकस करके रखेगा, है ना। सो Yes, ऐसे sir. ऐसे सैटेलाइट्स को क्या कहते हैं हम, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं। Yes, ठीक है, sir. तो द सैटेलाइट विच हैव टाइम पीरियड ऑफ, सिंपल कह दो, विच हैव टाइम पीरियड ऑफ 24 आवर्स। ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ Yes, sir. 24 आवर्स, जो अर्थ के साथ साथ ही ट्रेवल करते हैं, अर्थ के साथ साथ ही मूव करते हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर फोकस होते हैं, ऐसे सैटेलाइट्स को कहते हैं हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ओके, Yes, sir. जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की जरूरत कहाँ पड़ेगी, मान लो यहाँ पे मैच चल रहा है, ठीक है, नेपाल में मान लो मैच चल रहा है और आपको इसी सैटेलाइट से ब्रॉडकास्ट करना है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, उस Sir. सैटेलाइट को जो है स्टेबल करना पड़ेगा, है Yes, ना, sir. जिससे Yes, कि sir. इस मैदान के ऊपर ही इसका फोकस रहे। मतलब एक पर्टिकुलर एरिया, अगर आपको सिर्फ उस पर्टिकुलर एरिया पे ही कंसर्न करना है तो आपको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट वहां पे लॉन्च करना पड़ेगा। क्लियर है? Yes, sir. क्योंकि वहां पे क्या होगा, अब ये अगर दोनों की स्पीड में डिफरेंस होगा तो दोनों के रोटेशन स्पीड में अगर डिफरेंस होगा तो ये घूम जाएगा यहाँ पे और ये सैटेलाइट मान लो यहाँ पे है, तो वो पर्टिकुलर जो Yes. जगह है वो जगह फोकस नहीं हो पाएगी। पोलर सैटेलाइट के बारे में पढ़ेंगे। Yes, sir. पोलर सैटेलाइट क्या होते हैं, देखो ये तो सैटेलाइट क्या है कि स्पेशल एक पॉइंट को फोकस कर रहा है, एक जगह को फोकस कर रहा है, बट पोलर सैटेलाइट में ऐसा नहीं होता है। पोलर सैटेलाइट में क्या होता है कि मान लो ये अर्थ है, ठीक है, तो पोलर अर्थ आपकी घूमती है ईस्ट टू वेस्ट, Yes, sir. ईस्ट टू वेस्ट घूम रही है, अपने एक्सिस पे घूम रही है, थोड़ी सी टिल्टेड है ना, 23 डिग्री। सो पोलर सैटेलाइट क्या करता है कि पोलर सैटेलाइट घूमता है आपका नॉर्थ टू साउथ, Yes. नॉर्थ है आपका और ये साउथ है, Yes. तो वो क्या करता है, नॉर्थ टू साउथ घूमता है ऐसे, तो वो एक Yes, sir. पर्टिकुलर एरिया ही कवर करता है, पर्टिकुलर स्ट्रिप कवर करेगा। ओके, Yes, एक sir. बार ये स्ट्रिप कवर कर ली, एक बार ये स्ट्रिप कवर कर ली, ठीक है, एक बार ये स्ट्रिप कवर कर ली, तो वो क्या करता है, ऐसे स्ट्रिप वाइज इसको जो है कवर करता है, तो Yes, वो sir. नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता है पोलर सैटेलाइट। इसकी जो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट होता है नॉर्थ टू साउथ होता है पोलर सैटेलाइट के केस में, ठीक है, और इसका नॉर्मली जो टाइम पीरियड होता है वो 100 मिनट होता है। Yes, sir. मतलब क्या है कि 100 मिनट में एक बार ये अर्थ का रिवॉल्यूशन नॉर्थ टू साउथ लगा लेता है। Yes, ठीक है? sir. तो अर्थ तो घूम रही है आपके एक्सिस पे और ये किस पे घूमता है, ये आपका पोल्स पे घूमता है, पोलर सैटेलाइट। ठीक है, Yes, sir. तो नॉर्मली क्या होता है, इसका जो डिस्टेंस होता है अर्थ से वो होता है 500 टू 800 किलोमीटर, इतनी नॉर्मल इतनी हाइट पे ही होता है पोलर Yes. सैटेलाइट। ओके, और इसका लगभग टाइम पीरियड 100 मिनट होता है। सो इसमें क्या होता है कि एक स्ट्रिप को ही हम देख पाते हैं। अब जैसे ये सैटेलाइट अगर मान लो इस स्ट्रिप को कवर कर रहा है तो यहाँ पे हमारा ब्लाइंड जोन आ जाएगा। मतलब यहाँ पे जैसे आपने देखा होगा पोखरण परीक्षण हुआ था, Yes, sir. पोखरण कैसे हुआ था कि जो सैटेलाइट मूव करते हैं वो स्ट्रिप वाइज मूव करते हैं, है ना। Yes. तो हर 100 मिनट में उसने कुछ स्ट्रिप, उसका कुछ विजन है। जैसे आप अगर देख रहे हो तो आपका एक विजन होता है ना कि भाई Yes, आप sir. इतने एंगल पे ही देख पा रहे हो, तो जो आपके साइड वाला रीजन है, जो आपके पीछे वाला रीजन है, वो रीजन कैसा हो जाता है, ब्लाइंड हो जाता है, वहां पे आपको कुछ दिखता नहीं है। Yes, sir. फिर आप ऐसे फेस घुमाओगे तो आपको इधर वाला एरिया दिखना शुरू हो जाएगा, इधर वाला एरिया ब्लाइंड हो जाएगा। तो सिमिलर प्रोसेस में जो पोलर सैटेलाइट होता है इसको एक स्ट्रिप, स्पेशल स्ट्रिप को देखता है और उसी स्ट्रिप में उसको दिखेगा, तो एक बार में एक ही स्ट्रिप को देखता है। ठीक है, तो Yes, उसको sir. कहते हैं पोलर सैटेलाइट। ओके, अभी
मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो बहुत बार पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वेटलेसनेस। जब अगर लिफ्ट में हम जा रहे हैं, Yes. अगर लिफ्ट का वायर टूट जाता है तो हमें वेटलेस फील होता है, ऐसा क्यों है? वी फील वेट बिकॉज, जैसे आप किसी सरफेस पे खड़े हो, ठीक है, ये कोई सरफेस है, अर्थ का सरफेस है, तो आप अगर यहाँ खड़े हो या कोई बॉडी इसके ऊपर रखी है, तो इस पे दो फोर्स लगते हैं। एक तो फोर्स लगता है नीचे की तरफ mg, और एक ऊपर की तरफ भी लगता है इस पे फोर्स, जिस फोर्स को क्या कहते हैं, नॉर्मल फोर्स कहते हैं। Yes. Normal. Yes. ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करके रखते हैं। ओके, सो जब ये एक दूसरे को बैलेंस करके रखते हैं तो यू फील बैलेंस्ड। आप ना Yes, ऊपर sir. की तरफ जाते हो ना आप नीचे की तरफ जाते हो। लेकिन Yes, sir. अगर ये नॉर्मल फोर्स जीरो हो जाए तो क्या होगा? जैसे इन केस आप जो है किसी रस्सी से लटके हुए हो, ठीक है, ये Yes, बॉडी sir. हमने रस्सी से लटका दी, रस्सी से लटकी हुई है, तो उस टाइम इसमें mg है और ऊपर की तरफ एक टेंशन लगेगी। क्लियर है? अभी आप क्या करते हो, झटके से यहाँ पे एक ब्लेड मार देते हो, Yes, sir. तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा। Yes, लेकिन sir. केवल इस पे mg ही रहेगा, टी तो खत्म हो जाएगा, Yes, sir. केवल और केवल यही फोर्स रहेगा। तो यहाँ पे क्या है कि Yes. फोर्स बैलेंस नहीं रहेगा, बैलेंसिंग जो है खत्म हो जाएगी। Yes, सो sir. यू विल फील वेटलेस। तो यहाँ पे यू विल फील W इज इक्वल टू 0। ठीक है, Yes, sir. तो जब भी फ्री फॉल होता है तो यू विल फील वेटलेस। जैसे आप झूले में झूलते हो, ठीक है, सर्कुलर Yes. जो झूले होते हैं, अब जब इसमें आप यहां से आते हो, ऊपर से जब नीचे आते हो, तो लगभग आप वेटलेस फील करते हो। ऐसा Yes, लगता sir. है कि आप उड़ जाओगे, है ऐसा ना? कुछ. Yes, sir. जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। तो ऐसा क्यों फील होता है? क्योंकि आप ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हो। तो जब भी आप ऊपर से नीचे की तरफ आते हो, सो यू विल फील वेटलेस। Yes, sir. ओके, तो जब भी फ्री फॉल होता है तो यू विल फील वेटलेस। Yes. सो हम कह सकते हैं कि फ्री फॉल इज इक्वल टू वेटलेस। ठीक है, तो आपको वेटलेसनेस महसूस होगा फ्री फॉल के अंदर। चलो फटाफट कुछ हम क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। जुपिटर एज ए मास ऑफ 318 टाइम्स, तो हम मास ऑफ जुपिटर मान लेते हैं m1। ठीक है, Yes, sir. m1, और अर्थ का मास हम मान लेते हैं m ओनली। सो जुपिटर का मास है 318 m। Yes, ठीक है, sir. कैपिटल M मान लो इसको, 318 m, एंड द रेडियस इज 11.2 टाइम्स। तो रेडियस Yes. जो इसकी है वो 11.2 टाइम्स ऑफ r, अर्थ का रेडियस हमने r मान लिया। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा है कि जो अर्थ का जो एस्केप वेलोसिटी है VE, वो उसने दिया है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, ये दे रखा है। तो एस्केप वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला है? gm अपॉन r। R. ठीक है, इसका अंडर रूट। क्लियर है? Yes, इसको sir. मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब वो पूछ रहे हैं मार्स का एस्केप वेलोसिटी, जुपिटर का एस्केप वेलोसिटी। तो जुपिटर का एस्केप वेलोसिटी लेटेस्ट से v1 है, तो वो किसके बराबर आ जाएगा? gm1 अपॉन r1 का अंडर रूट। ठीक है, Yes, sir. अब gm1 की जगह रखेंगे हम 318 m, अपॉन r1 की जगह पर रखेंगे 11.2 r, और इस सब का करेंगे हम अंडर रूट। ठीक है, अब ये देखो Yes, sir. 318 अपॉन 11.2, ये तो आ जाएगा बाहर। अभी अंदर क्या बचेगा? gm अपॉन r, ये रह जाएगा अंदर। इसकी वैल्यू Yes. पुट कर दो, 318 अपॉन 11.2 का अंडर रूट इंटू gm अपॉन r कितना है? 11.2। क्लियर है? Yes, sir. बस ये वैल्यू कैलकुलेट कर दो तो ये आ जाएगा आपका 59.7 किलोमीटर पर सेकंड। ये आ जाएगा आंसर। सिंपल है।
ओके, अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट ऑफ द अर्थ रिवॉल्व्स इन ए सर्कुलर ऑर्बिट एट ए हाइट ऑफ 250 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस, व्हाट इज ऑर्बिटल स्पीड। सबसे पहले हमें फाइंड करनी है इसकी ऑर्बिटल स्पीड। ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, v0 स्क्वायर इज इक्वल टू gr स्क्वायर अपॉन r प्लस h। तो इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देनी है बस। तो यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका v0 इज इक्वल टू g की वैल्यू रखेंगे 9.8, r स्क्वायर, r की वैल्यू दी हुई है आपको 6.38 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर, और इसका भी करना है आपको होल स्क्वायर अपॉन r प्लस h। r है आपका 6.38 इंटू 10 टू द पावर 6 और प्लस h दिया है उसने 250 किलोमीटर, यानी कि 2.5 इंटू 10 टू द पावर 5। तो ये इसको अंडर रूट कर दो तो इस तरह से आपका आ जाएगा v0। मैं सिंपल यहाँ पे लिख देता हूँ आंसर, कैलकुलेट करके आप आसानी से लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 7.76 किलोमीटर पर सेकंड। ओके, सो इस तरह से आ गया आपका v0। अब सेकंड पार्ट हम क्वेश्चन का करेंगे। सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है, पीरियड ऑफ द रिवोल्यूशन ऑफ द सैटेलाइट। टी की वैल्यू होती है 2 पाई r प्लस h अपॉन v0। सिंपली बस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दो। तो यहाँ पे रखेंगे 2 पाई r प्लस h हो जाएगा आपका 6.38 इंटू 10 टू द पावर 6 प्लस h है 2.5 इंटू 10 टू द पावर 5। तो ये हो गया आपका 2 पाई r प्लस h, और v0 की वैल्यू रखनी है आपको 7.76 किलोमीटर पर सेकंड। तो इसको मीटर पर सेकंड में रखो, सो ये हो जाएगा 7760 मीटर पर सेकंड। तो इसको जब कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा आपका 5370 सेकंड्स, 5370 सेकंड्स। तो इसका पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन आया 5370 सेकंड्स। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ए सैटेलाइट रिवॉल्व्स इन एन ऑर्बिट क्लोज टू द सरफेस ऑफ ए प्लैनेट ऑफ मीन डेंसिटी। डेंसिटी उसका इतना दिया है, कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट। तो सबसे पहले हमें फाइंड करना है यहाँ पे ऑर्बिटल स्पीड। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले हम जो फाइंड करेंगे वो फाइंड कर लेते हैं हम इसका डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी इसने दे रखी है 5.51 इंटू 10 टू द पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, टी की वैल्यू क्या होती है, टी की वैल्यू हो जाएगी, नियर द सरफेस है तो नियर द सरफेस हो जाएगी 3 पाई अपॉन जी रो का अंडर रूट। ठीक है, नियर द सरफेस क्या हो जाता है, एच की वैल्यू 0 हो जाती है। तो ये आ जाएगा आपका टी की वैल्यू 2 पाई आर अपॉन v0। ठीक है, और v0 की वैल्यू यहाँ से करेंगे, यहाँ से ये वाली वैल्यू रख देंगे। तो सिंपली आपका आ जाएगा 3 पाई अपॉन जी रो। इस फॉर्मूले को भी याद रख सकते हैं, डायरेक्टली हम इसको पुट कर देंगे। सो डायरेक्टली पुट करेंगे तो यहाँ से टी की वैल्यू निकल जाएगी आपकी। जब ये वैल्यू हम पुट करेंगे सो टी की वैल्यू में डायरेक्ट फाइनल आंसर लिख देता हूँ, 3 इंटू 3.14 अपॉन जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 इंटू 5.51 डेंसिटी दे रखी है इंटू 10 टू द पावर 3। ठीक है, इसका अंडर रूट कर दो सारे का। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाता है 5062.7 सेकेंड्स। तो ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, फटाफट अब नेक्स्ट और भी क्वेश्चंस देख लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। फटाफट यहाँ पे लाइक कर दीजिए लेक्चर को और ज्यादा लोगों तक इसको शेयर करिए, जिससे कि ज्यादा लोगों तक ये बेनिफिट पहुंच सके। तो अभी देख लेते हैं हम लास्ट हमारे 2 एग्जांपल्स। एन अर्थ सैटेलाइट मेक्स ए सर्कल अराउंड द अर्थ इन 90 मिनट्स। इसका मतलब क्या है कि उसका रिवोल्यूशन कितना है, उसका रिवोल्यूशन है टोटल 90 मिनट्स का। ठीक है, सो अब हमें फाइंड करना है कैलकुलेट द हाइट ऑफ द सैटेलाइट अबव द अर्थ सरफेस। हमें फाइंड करना है एच की वैल्यू, एच की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, और उसका जो टाइम पीरियड दे रखा है उसने वो दे रखा है 90 मिनट्स। तो 90 मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। 90 मिनट इज इक्वल टू 90 इंटू 60 दैट इज 5400। ठीक है, सो यहाँ पे जो इसका टाइम पीरियड आ गया वो आ गया आपका 90 इंटू 60 दैट इज 5400। ठीक है, ओके। तो 5400 सेकेंड आ गया। ठीक है, अब हमें आर की वैल्यू भी गिवन है, आर इज इक्वल टू 6400 किलोमीटर, यानी कि 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6
मीटर यहाँ पे आर दिया है, और जी दिया है उसने 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो अभी हमें टी की वैल्यू फाइंड करनी है। सॉरी टी की वैल्यू नहीं, हमें एच की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, टी इज इक्वल टू 2 पाई आर प्लस एच क्यूब अपॉन जी आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमने पढ़ा है। तो अभी यहाँ पे बस वैल्यूज पुट कर दो आप। टी की वैल्यू रखेंगे हम 5400, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दो, सो स्क्वायर कर दिया, ये हो जाएगा 2 पाई। आर की वैल्यू ये रख दो 6.4 इंटू 10⁻6 प्लस एच, और इसका करना है हमें क्यूब अपॉन, ये 2 पाई का हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, क्योंकि हमने दोनों तरफ का स्क्वायर कर दिया है। तो ये हो जाएगा आपका जी की वैल्यू 9.8 और आर की वैल्यू है, रख दो यहाँ पे 6.4 इंटू 10⁻6 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये जब इसको कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी आपकी। सो आफ्टर कैलकुलेशन योर h विल बी 268 किलोमीटर। ओके, फाइनल कैलकुलेशन इजीली कर सकते हैं, कैलकुलेशन कोई इतना बड़ा इश्यूज नहीं है। ओके, उसके बाद देखते हैं ना एट्थ क्वेश्चन, इफ द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट जस्ट अबव अर्थ सरफेस बीटी। इसका मतलब क्या है, देखो जस्ट अबव द अर्थ सरफेस कह रहा है, इसका मतलब h की वैल्यू 0 है और उसका जो टाइम ऑफ रिवोल्यूशन है वो t है, एंड द डेंसिटी ऑफ द अर्थ बी रो, देन प्रूव दैट रो टी स्क्वायर इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट, आल्सो कैलकुलेट वैल्यू ऑफ दिस कांस्टेंट। हमें फाइंड करना है, देखो सिंपल सा चीज है, एक t की वैल्यू होती है आपकी 2 पाई, अभी अभी जस्ट मैंने फॉर्मूला लिखा लास्ट क्वेश्चन में, r प्लस एच की क्यूब अपॉन जी एन। ठीक है, इसका अंडर रूट। ओके, तो यहाँ पे इसका दोनों का स्क्वायर कर दो आप दोनों तरफ से, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर, तो ये बचेगा आपका r प्लस एच क्यूब अपॉन जी एम। ओके, तो यहाँ से m की वैल्यू कैलकुलेट करो, m की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4 पाई स्क्वायर और r प्लस एच का क्यूब अपॉन जी टी स्क्वायर। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ये आपका h की वैल्यू 0 हम कंसिडर कर सकते हैं, तो यहाँ से m की वैल्यू क्या हो जाएगी, m हो जाएगा आपका m इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब अपॉन जी टी स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो हम क्या लिख सकते हैं, अब हमें इसको m की वैल्यू क्या होती है आपकी, अगर हम इसको डेंसिटी की टर्म में कंसिडर करते हैं तो 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो ये हो जाएगा इसका मास। तो दोनों इक्वल होंगे एक दूसरे के, भाई ये भी मास है ये भी मास है, तो ये हो जाएगा आपका 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब अपॉन जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब रो। अब यहाँ पे जो चीज कट जाती है उसको काट दो, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो गया, एक पाई से एक पाई कैंसिल हो जाएगी, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका, बचता है आपके पास पाई 3 पाई, 3 को उधर ले जाओ, 3 पाई अपॉन जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू रो। अभी देखिए यहाँ पे ये जो रो टी स्क्वायर कर दो तो हम लिख सकते हैं, हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी, रो टी स्क्वायर की, तो रो टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, रो टी स्क्वायर हो जाएगा 3 पाई अपॉन जी। देखो पाई भी कांस्टेंट है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, जी भी यूनिवर्सल कांस्टेंट है, तो इसका मतलब रो टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। वैल्यू भी इसकी कैलकुलेट की जा सकती है, कैसे, 3 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 और जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, वो वैल्यू रख के आप यहाँ पे रो टी स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, तो ये वैल्यू आ जाती है 1.41 इंटू 10⁻11 kg सेकेंड स्क्वायर पर मीटर क्यूब। तो इस तरह से ये होगा आपका आंसर। ठीक है, आई होप कि ये लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा। चैनल को ज्यादा ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, लाइक करें, शेयर करें और देखते रहिए मैथ किंग मेकर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, बेल आइकन के साथ जरूर सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको हमारे चैनल के अर्ली नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू वेरी मच, देखते रहिए मैथ किंग मेकर।